हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के टायर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो ये पेपर आपका 3 जुलाई 2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो इस पेपर में हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को पूरा सॉल्व। तो वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिकॉज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सिनोनियम बताना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में थ्वार्ट का। थ्वार्ट का मीन्स होता है परेशान करना या फिर इरिटेट करना, उसे हम कहते हैं थ्वार्ट। अब सिनोनियम ढूंढना है तो सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, तो सपोर्ट नहीं होगा। फेस मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, तो फेस नहीं होगा। एड मतलब होता है हेल्प करना, तो एड में नहीं होगा। अब है इम्पीड। इम्पीड वर्ड नया सा वर्ड है, इसको भी ध्यान रखना। इम्पीड करना का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, तो परेशान करना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, इन सब का मीनिंग सेम है। तो थ्वार्ट का जो सिनोनियम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी इम्पीड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड का ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब किस वर्ड की जो है स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई किसकी स्पेलिंग सही है, कभी ये पूछा जाता है कि किस पे स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे गलत वाला पूछा है तो नेगेटिव की स्पेलिंग सही है, नेग्लेक्ट सही है, बिल्कुल नर्व की स्पेलिंग सही है। सिर्फ नर्वस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, क्योंकि नर्वस में यहाँ पर ई नहीं आता है। ओके, तो नर्वस की स्पेलिंग गलत है और यही इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है एंटोनियम बताना है किसका, इंस्टेंट का। इंस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ तुरंत एकदम से करना, इंस्टेंट तुरंत होता है। तो तुरंत का ऑपोजिट क्या होता है, देर। तुरंत मतलब जल्दी होता है ना, जल्दी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। इमीडिएट का मतलब तुरंत होता है, करंट का मतलब भी तुरंत होता है, क्विक का मतलब जल्दी होता है। तो इन तीनों का तो कोई मतलब नहीं है, तीनों तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास एक वर्ड है डिलेड। डिलेड का मतलब होता है, डिले मतलब देरी, कि हमें कहीं पहुंचने में देरी हो गई, हम डिले हो गए। ओके, तो उसे कहा जाता है। तो इंस्टेंट का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो डिलेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, यानी एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मतलब, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने वाला, मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है यानी उपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर तो हम सभी यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर, जब हमें फीवर आ जाता है तो हम थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर मीज़र करते हैं, तो थर्मामीटर नहीं होगा। वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने का जो उपकरण होता है, उससे वोल्ट मीटर कहते हैं, तो वोल्ट मीटर नहीं होगा। अब ऑल्टीमीटर एक नया सा वर्ड है। ऑल्टीमीटर होता है हाइट को मेजर करने के लिए, यानी हाइट कैसे, जैसे एयरक्राफ्ट होता है, प्लेन वगैरह होता है, तो उन्हें किस ऊंचाई पे उड़ना चाहिए, तो उस हाइट को मेजर करने के लिए ऑल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ऑल्टीमीटर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बैरोमीटर जो है वो इसका सही आंसर होगा। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड है हैंडी। हैंडी का बताना है सिनोनियम्स। हैंडी का मीन्स होता है जिस इजी टू कैरी, मतलब जिस चीज़ को कैरी करना, जिस चीज़ को लेना इजी हो, वो होता है हैंडी। अब कन्वीनियंट होगा क्लम्सी। देखिए क्लम्सी का मतलब होता है ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन जब आ जाते हैं तो उसे क्लम्सी कहते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, यूजलेस मतलब जिसका कोई यूज ही ना हो, उसे यूजलेस कहा जाता है। हार्ड मतलब कठिन होता है, तो ये तीन इसके सिनोनियम नहीं होंगे। बचा हमारे पास कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है जो हमारे लिए सही है, मतलब वो चीज़ हमारे लिए ईजी है, कन्वीनियंट है, तो उसे हम कहते हैं। तो हैंडी का जो सिनोनियम हो जाएगा वो कन्वीनियंट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में देखिए ग्रामेटिकल एरर बतानी है, कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर होगी। क्वेश्चन है हमारे पास, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सपेक्ट ये किया। देखिए क्या होता है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सपेक्ट माने किसी से उम्मीद रखना, तो मैंने ये उम्मीद किया कि मैं सिंगापुर से रिटर्न हो जाऊंगी। फ्रॉम सिंगापुर रिटर्न मतलब आ जाऊंगी। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, एंड अबाउट मतलब लगभग, तो लगभग एक वीक के दौरान मैं सिंगापुर से रिटर्न हो जाऊंगी, मैंने ऐसी उम्मीद की। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पहचाननी है गलती। तो अब यहाँ पर गलती मैं आपको बता देती हूँ, गलती है यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग भी यूज हुआ है, अबाउट भी यूज हुआ है, दोनों प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो दोनों प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन एक साथ सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज हो सकती हैं, वो भी पैसिव फॉर्म में। क्योंकि एक पैसिव फॉर्म में देखिए बाय तो लगता ही है, ठीक है। अगर बाय से पहले यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशन यूज हुई है, क्योंकि कभी कभी फ्रेजल वर्ब हो जाता है, जैसे लुक आफ्टर है, ठीक है। तो आप वर्ब को, लुक को तो लुक्ड बना दोगे, लेकिन आफ्टर का तो आफ्टर ही रहेगा ना। तो यहाँ पे वो आफ्टर आ सकता है और आफ्टर के बाद बाय आगे सब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ पैसिव फॉर्म ऐसी है जिसमें आप दो प्रेपोजिशन को एक साथ यूज कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक ही प्रेपोजिशन यूज होगी, या तो ड्यूरिंग होगी या फिर अबाउट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो हमें एरर तो पता चल गई ना। क्वेश्चन 6 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि इन्होंने ड्यूरिंग और अबाउट एक ही में दे रखा है। लेकिन मान लीजिए ड्यूरिंग किसी दूसरे ऑप्शन में दिया होता, ड्यूरिंग मान लीजिए इसमें दे दिया होता और अबाउट इस ऑप्शन में दिया होता, फिर क्या करते। तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं लगाएंगे, एक वीक के दौरान आ जाऊंगी, एक वीक, लगभग एक वीक में आ जाऊंगी ये कह सकते हैं, बट एक वीक के दौरान कुछ नहीं होता है। तो ड्यूरिंग यहाँ पर नहीं लगेगा, अबाउट सही है, ड्यूरिंग आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में तो देखिए हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है हमें। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट। तो देखिए फादर ने क्या हुआ, मुझसे पूछा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू का आप हटा के क्या लगाओगे, आस्क्ड लगाओगे, ठीक है। अब ये WH वाला सेंटेंस नहीं है, तो इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। WH वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटा के कुछ नहीं लगता, आपको ये ध्यान में रखना है। अब यू आया है, यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, तो इसका मतलब यू की जगह हम क्या लगा देंगे, आई। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, हमें किस में बनाना है, पास्ट में बनाना है, तो आई। अब हमें यहीं से ही पैसे पता चल जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में यू लगा है, ये नहीं होगा, इस सेंटेंस में भी यू लगा दिया और इस सेंटेंस में भी यू लगा दिया, यानी इन्होंने प्रोनाउन को चेंज ही नहीं करा। सिर्फ एक सेंटेंस है जिसमें प्रोनाउन चेंज होके आई का यूज हुआ, और यही हमारा राइट आंसर है। ओके, तो आपको इस तरीके से पहचान लेना है वो सेंटेंसेस को। अगर किसी और में आई लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस कर लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू कीप, मी चेंज हो जाएगा, हिम हो जाएगा मी का, तो हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन में हमें एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिजनर हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डेफिएंट। देखिए डेफिएंट वर्ड एक नया सा वर्ड आया है। डेफिएंट का मतलब होता है मना करने के लिए, मतलब आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, ऐसा मैनर यूज़ करो जिससे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेफिएंट। तो डेफिएंट थोड़ा ध्यान में रखें, वर्ड थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका मीन हो जाएगा रिफ्यूज़ल मैनर, किसी चीज़ को मना करने के अंदाज से, ठीक है। तो जो प्रिजनर है उसने क्या किया, एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम, मतलब जब उसे लेड आउट मतलब बाहर लेके जाया जा रहा था, या फिर बाहर कोर्ट रूम से बाहर निकाला जा रहा था, तो प्रिजनर ने डेफिएंट क्या किया, मतलब डेफिएंट मतलब मना करने के अंदाज में उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि भाई नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या आने वाला है, जेस्चर आने वाला है, सैल्यूट आएगा, टोकन आएगा, वेव आएगा, ठीक है। सैल्यूट तो सलामी देना होता है, तो प्रिजनर सलामी तो देगा नहीं, ठीक है। टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ हैप्पीनेस होता है, तो ये नहीं आएगा। वेव मतलब मोशन में है, तो वेव नहीं आएगा। या फिर वेव को आप ऐसे भी कहते हो, जब हम हाई हेलो करते हैं किसी को, तो जो हाथ हिलाते हैं वो वेव मोशन में होता है। अब यहाँ पर आएगा जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है मैनर, तरीका, कि उसका तरीका कैसा था, रिफ्यूजल तरीका था, मना करने वाला तरीका था, ठीक है। तो डिफाइंड गेस्चर उसने ऐसा, मतलब प्रिजनर्स ने क्या किया, मना करने के अंदाज से उसने क्या बोला, जब उसे कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने क्या किया, उसको रिफ्यूज किया, तो उसके लिए उसने एक मैनर को अपनाया, तो यहाँ पे जेस्चर आएगा, सही ऑप्शन। 9 क्वेश्चन में देखिए फिर से हमें फिलअप करना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस। फार ऑफ प्लेस का मतलब है दूर, दूर दराज, ठीक है। ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन इन व्यू ऑफ दिस, मतलब क्या, उसके ट्रांसफर को देखते हुए। इन व्यू ऑफ का मतलब क्या हो गया, को देखते हुए, कि भाई उसका ट्रांसफर जो हो रहा था वो बहुत दूर प्लेस पे होने वाला था, तो उसको देखते हुए उसने क्या किया,
ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन, उसने अपने प्रमोशन को रिजाइन कर दिया। फिर रिजाइन तो प्रमोशन को वो करेगा नहीं। एसर्ट कर दिया उसने अपने प्रमोशन को, एसर्ट करने का मतलब होता है कहना, से, तो एसर्ट नहीं होगा। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो प्रमोशन पे दावा तो वो लगाएगा नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास फॉरगो। तो देखिए फॉरगो क्या होता है, फॉरगो का आप इस तरीके से ध्यान रखिए, फॉरगेट प्लस गो, फोरगो होता है। मतलब उसने क्या किया, अपने प्रमोशन का, मतलब उसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रमोशन बहुत दूर प्लेस पे हो रहा है, तो उसने अपने प्रमोशन का जो विचार था उसको छोड़ दिया, मतलब फॉरगेट करके आगे बढ़ गया। फोरगो मतलब क्या, उसने अपने प्रमोशन का जो उसका मतलब मन में आया होगा कि हाँ चलो भाई प्रमोशन हो रहा है मेरा, उसको तो उसने फॉरगेट कर दिया, भूल गया और आगे बढ़ गया कि भाई इतनी दूर पे मेरा प्रमोशन होगा, तो इससे अच्छा है तो छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो फॉरगो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं आगे। 10 क्वेश्चन में हमें ग्रुप ऑफ वर्ड से रखे हैं, बताना है उसके लिए मीनिंग। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। एक्सवेशंस का मतलब होता है खुदाई करना, मतलब जो साइट होते हैं उस पर खुदाई करके हम ह्यूमन हिस्ट्री या फिर उसकी प्री हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं, मतलब देखिए जो फॉसल्स वगैरह निकलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में क्या क्या हुआ था, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है जिस हिस्ट्री को आप मतलब खुदाई वगैरह करके और पुरानी चीज़ों को निकाल के उनसे पता करते हो कि प्राचीन समय में क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो उसकी स्टडी को कहा जाता है आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पर थोड़े से वर्ड और आए हैं, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पर सेफोलॉजी है, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। तो सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेफोलॉजी होती है अ स्टडी ऑफ इलेक्शन और वोटिंग, मतलब इलेक्शन और पूरा जो वोट वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करना, उसे कहा जाता है सेफोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन स्टडी, मतलब आप ह्यूमन के बारे में स्टडी करोगे तो उस स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और जियोलॉजी कहा जाता है जो आप भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसे जियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, जिसके पीछे लॉजी लगा होता है ना, वो किसी ना किसी की स्टडी होती है, ओके। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई स्टडी किसकी है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर कौन सा था, आर्कियोलॉजी था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन में बताना है भाई अंडरलाइन सेगमेंट आपके पास है, कोई एरर है या नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिविक बॉडीज इन द कैपिटल हैव फॉर्म टीम्स टू क्रैक डाउन ऑन कोचिंग सेंटर्स फाउंड वायलेटेड अ लॉ। जो सिविक बॉडीज है, सिविक बॉडीज का मतलब क्या होता है, देखिए जो शहरों वगैरह में, जो स्टेट वगैरह में मतलब नियम कानून लगाने वाली या उनको उनकी रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं उनको सिविक बॉडीज कहा जाता है इन द कैपिटल। कैपिटल मतलब कोई राजधानी, ठीक है, वो कैपिटल मनी वाला नहीं है, कैपिटल यानी राजधानी में जो सिविक बॉडी है उन्होंने एक टीम बनाई है, फॉर्म टीम बनाई टू क्रैक डाउन, टू क्रैक करने के लिए कोचिंग सेंटर्स को, मतलब कोचिंग सेंटर को खत्म करने के लिए एक उन्होंने टीम बनाई है जो कोचिंग सेंटर क्या करेंगे, लॉ यानी कानून को वायलेटेड, मतलब अगर कानून को कोचिंग सेंटर तोड़ेंगे तो उन कोचिंग सेंटर्स को बंद करने के लिए सिविक बॉडीज ने क्या करा है, एक टीम बनाई है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग बता दिया सेंटेंस का क्या है। अब हमें इसमें करना है कि भाई क्या एरर यहाँ पर होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फाउंड वायलेटेड अ लॉ ये यूज हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल की तरह हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए वायलेटेड यानी वायलेटिंग यानी एक्शन होगा ना कोई कि अगर वो उस रूल को तोड़ेंगे, तो जब भी एक्शन यूज़ किया होगा, एक्शन करते हुए हमें यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा, थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई एक्शन हो रहा है, आप काम कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप इसको आईएनजी फॉर्म में यूज़ करोगे, थर्ड फॉर्म में यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे वायलेटेड नहीं आएगा, वायलेटिंग आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, फाउंड वायलेटिंग द लॉ। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 12 क्वेश्चन में हमारे पास जम्बल्ड सेंटेंस है। देखिए अरेंज करना है सेंटेंसेस को। आपके पास क्वेश्चन में देखिए ए बी सी इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए हमारे पास हाउ एवर से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होता, इन दोज डेज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मतलब इन दोज डेज
कौन से दिन, तो उसके बारे में पहले बताया गया होगा तभी तो बोला है वो दिन, ठीक है। इट मीन सी और डी से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास सी और डी वाले तो कट हो गए, बचा हमारे पास दो ऑप्शन और दोनों ऑप्शन में बी से शुरू है सेंटेंस। तो बी वाला सेंटेंस हमें पता चल गया फर्स्ट पे आएगा। तो बी क्या है, इंडियन एजुकेशन हैज़ इट्स रूट इन द एशियंट एज। जो इंडियन एजुकेशन की जड़ें हैं वो उनकी प्राचीन जो समय है उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये आ गया। अब ये देखना है बी के बाद सी आएगा या बी के बाद डी आएगा, तो दोनों पढ़ लेते हैं। देखिए सी में है हाउएवर दिस सिस्टम चेंज व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, कि ये जो सिस्टम है ये चेंज हुआ जब ब्रिटिश इंडिया में आए। तो सिस्टम यानी किस सिस्टम की बात हुई, बी में कोई सिस्टम बताया है, बी में तो कोई सिस्टम नहीं बताया। तो सिस्टम के बारे में पहले बताया होगा तभी तो हम उसमें बताएंगे ना कि सिस्टम में चेंज आया। तो अब देखते हैं डी में क्या बोला है, इन दोज डेज द गुरुकुल सिस्टम वॉज फॉलोड, कि उन दिनों जो गुरुकुल सिस्टम था उसको फॉलो किया जाता, उसको माना जाता था। तो यहाँ पे सिस्टम के बारे में बता दिया। इट मीन्स बी के बाद हमारा डी सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो अब हमें सेंटेंस पता चल गया कि बी के बाद डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होते हैं, कोई प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है, कंजक्शन से शुरू हुआ है, वो सेंटेंस कभी भी पहले नहीं आएंगे। तो ये आपको इस तरीके से आप फॉलो करोगे ना रूल को, तो जम्बल्ड सेंटेंस ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो कम समय में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 में पहचाना है कि भाई कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। जो मिसेस संगीता मलिक है वो सारी टीचरों में से वन ऑफ द फेवरेट टीचर है सभी बच्चों की स्कूल में, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चों को वो मैम पसंद है। तो देखिए जब हम यूज़ करते हैं वन ऑफ द फेवरेट टीचर, यानी बहुत सारे टीचरों में से हम एक की बात करते हैं, तो बहुत सारे टीचर हैं तो उसके लिए हमें प्लूरल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो टीचर सिंगुलर यूज़ हुआ है। एक टीचर में से किसी एक जने को थोड़ी ना निकालोगे, बहुत सारों में से किसी एक की बात करोगे ना, तभी तो बोला जाएगा कि मान लीजिए आपके स्कूल में 10 टीचर है, तो उन 10 में से आप किसी एक के बारे में बताओगे ना कि 10 में से मुझे एक पसंद है टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल का यूज़ होगा, टीचर्स का यूज़ होगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर हो गई, हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, वन ऑफ माई फेवरेट शूज़, वन ऑफ माई, मतलब आप किसी में से एक को मतलब किसी एक चीज़ को अपने लिए अच्छा बता रहे हो, किसी एक चीज़ को निकाल रहे हो, तो बहुत सारों में से निकालोगे, ओके। तो 13 में थर्ड आंसर सही है। 14 क्वेश्चन में पैसिव फॉर्म बनानी है। हमारे पास क्वेश्चन है द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट वेल। अब ये सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि दो, मैंने आपको बोला था ना कि पैसिव फॉर्म में ही सिर्फ दो प्रेपोजिशन साथ आ सकती है। तो अब इस क्वेश्चन में देखना, देखिए यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब का यूज हो गया है ना। तो द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, तो हमें द प्लांट से सेंटेंस शुरू करना है, तो द प्लांट स्टार्टिंग में आएगा, ओके। द प्लांट्स, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट में ही बनाना है, तो द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल बाय द न्यू गार्ड। अगर ये वेल भी यहाँ पर नहीं होता तो लुक आफ्टर एंड बाय, देखिए एक साथ आ गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही था, सिर्फ पैसिव फॉर्म में ही आप दो प्रेपोजिशन साथ में यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन में देखिए आपको अंडरलाइन सेगमेंट दिया है, उसमें एरर बतानी है। द अर्बन आर्ट कमीशन हैज सजेस्टेड, अर्बन आर्ट जो कमीशन है उसने सजेस्ट किया दैट द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप है वो डेवलपिंग, उनको डेवलप किया जाए बाय एडिंग वाटर फाउंटेन्स अराउंड द स्कल्पचर। मतलब जो स्कल्पचर है, जो मूर्तियां हैं उनके चारों तरफ मतलब उनके चारों तरफ वाटर फाउंटेन उसमें ऐड करके इस तरीके से लैंडस्केप को डेवलप किया जाए। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई एरर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी डेवलपिंग बाय। अब आप ये देखो कि जो बी यूज हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस समझ में आ गया पैसिव फॉर्म में, ठीक है। बाय का यूज हो गया यहाँ पे। ये अर्बन आर्ट कमीशन जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो लैंडस्केप है उसको बनाया जाए बाय एडिंग, तो ये जो है वो पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। तो पैसिव फॉर्म में पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपिंग तो नहीं आने वाला है, वैसे भी बी के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेवलप्ड आएगा, बी डेवलप्ड बाय,
ठीक है, विद तो आना नहीं, डेवलप्ड विद नहीं होगा, डेवलप्ड बाय ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 16 क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें फिर से जम्बल्ड सेंटेंस देखिए 16 में। अब ये आपको खुद करना है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, मैं आपको सिर्फ 16 सेंटेंस का आंसर बता रही हूँ। तो इसका है आंसर या ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर, आप खुद करेंगे। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं क्वेश्चन बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में वाला, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने 17 सेंटेंस पे। आपको बताना है रिजर्व का एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। रिजर्व्ड, अब ये रिजर्व का मतलब वो नहीं कि सीट रिजर्व कर लिया अपने अपने हथियाली, वो वाला रिजर्व नहीं है। देखिए रिजर्व यहाँ पर इसका एक मतलब और होता है कि भाई खुद में बिजी रहना, मतलब आप बस खुद से ही बिजी रहते हैं, खुद में ही बिजी रहते हो, अपने से बातें करते हो, अपने ही काम करते रहते हो, उसे रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब तो शाई होता है, ठीक है। हम्बल जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, शाय हो, उसे मॉडेस्ट कहते हैं। प्लेसिड का मतलब भी काम होता है और पीसफुल होता है। क्वाइट मतलब जो शांत रहता है, तो ये तीनों नहीं होंगे, इन तीनों का मतलब ही शांति है। अब कम्युनिकेटिव है क्योंकि हमें एंटोनियम बताना है। रिजर्व यानी जो खुद में ही अपने में ही बिजी रहता हो, और कम्युनिकेटिव मतलब जो दूसरों से हमेशा बातचीत करता रहता हो, कम्युनिकेट करता रहता हो। तो ये रिजर्व का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। 18 सेंटेंस में देखिए क्या है, हमें ईडियम दी गई है। ईडियम का हमको मीनिंग बताना है। ईडियम में हमारे पास गोइंग ओवर वंस हेड, मतलब सर के ऊपर से जाना। अब भाई सर के ऊपर से जाता है तो हमें क्या होता है, अब कहते हैं नहीं पढ़ाई बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है, इट मीन्स हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरे बस की है ही नहीं, ये तो मुझे आने का नहीं है समझ में। तो बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब एक की कैपेसिटी से बियॉन्ड मतलब उससे दूर, भाई उसकी कैपेसिटी है ही नहीं इतनी कि वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, तो उसे कहते हैं गोइंग ओवर वंस हेड। 19 क्वेश्चन में भी हमें ईडियम दी गई है, मैड एज अ हैटर। हैटर मतलब हैट वगैरह बनाने वाले को हैटर कहा जाता है। तो 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब भी होता है मैड या इग्नोर, इसे कह सकते हो इसेंट्रिक को, ठीक है, इसेंट्रिक होता है। और हमारे पास अगर बताएं, देखिए सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास में विश्वास रखने वाला। जो जैसे मान लीजिए आपके सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप बढ़ोगे नहीं 5 मिनट तक आगे, किसी ने घर से निकलते टाइम छींक दिया तो फिर 2 मिनट तक नहीं जाओगे, सब अंधविश्वास वाली चीज़ है। तो इसको मानने वाले को सुपरस्टिशियस कहते हैं। ओके, ओल्ड फैशन यानी पुराने फैशन वाला, वेरी अपसेट दुखी नहीं होगा, इसेंट्रिक होगा इसका आंसर। आगे देखिए 20 क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आ गया। कॉम्प्रीहेंशन इजी होता है, बस आपको फटाफट से उसको फिल करना है। क्या है हमारे पास, एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग में 9 ईयर ओल्ड खुशी, 9 साल की जो खुशी है, बिकम्स गार्डियन टू हर 5 ईयर ओल्ड सिस्टर अंकिता। वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, अपने 5 साल की जो छोटी बहन अंकिता है उसको क्या करते, गाइड करते, उसको पेरेंट्स की तरह बनती है, मतलब वो उसको उसका ध्यान रखती है। कैसे, एज डैश होल्ड हैंड एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक। अब होल्ड हैंड का मतलब क्या है, वो दोनों जो है वो अपने हाथों को क्या कहती हैं, एक दूसरे को पकड़ती हैं। तो दोनों की बात हुई है, तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, दे है, वी है, शी है, या फिर दैम है। तो देखिए दैम तो आएगा नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, वी नहीं आएगा, हम नहीं आ रहा, दे होल्ड हैंड्स, वे की बात हो रही है, ठीक है। तो वे के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर दे आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे आने वाला है। अगली बात करते हैं, क्रॉस द रेलवे ट्रैक टू डैश द स्कूल, मतलब वो अपने हाथों को पकड़ते हैं एक दूसरे अपने हाथों को होल्ड करते हैं और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं टू स्कूल में, क्या, गो जाने के लिए, आने के लिए, रीच मतलब पहुंचने के लिए, अराइव का मतलब भी आना ही होता है, ठीक है। कम और अराइव तो होगा नहीं, स्कूल आने के लिए तो नहीं होगा ना, स्कूल जाने के लिए होगा, स्कूल पहुंचने के लिए होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, गो जब भी आता है तो गो अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रीच द स्कूल, ठीक है। स्कूल पहुँचने के लिए वो क्या करती हैं, दोनों अपने हाथों को होल्ड करती हैं और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती हैं। आगे देखिए क्या है, द सिस्टर्स लीव होम डैश 7 AM। दोनों बहनें जो हैं, वो जो सिस्टर्स हैं वो अपने घर को छोड़ती हैं 7 AM पे। तो टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एट 7 AM आ जाएगा। विद स्कूल बैग लार्जर डैश देयर टोरसोज, मतलब उनका जो स्कूल बैग होता है वो उनके टोरसोज यानी उनका जो खुद का वजन है उससे भी ज़्यादा हैवी है उनका क्या, स्कूल बैग है।
तो हैवियर क्या आएगा यहाँ पर, हैव लार्जर, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, देन आएगा, विद आएगा। तो टू फ्रॉम विद आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखिए लार्जर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, देन हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, द 2 किलोमीटर रूट दे वॉक ऑन फूट टू रीच स्कूल। जो 2 किलोमीटर का रूट है वो पैदल चल के अपने स्कूल तक पहुंचती हैं। डैश इंक्लूड वॉकिंग पास्ट अ रेलवे स्टेशन, और उतना ही वो रेलवे को क्रॉस करके गुजारती हैं, और उसके बाद वो लेन में जाती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब गली गली में जाती हैं, मिनी ट्रक्स का यूज़ करती हैं, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, तब वो स्कूल पहुंचती हैं। मतलब वो इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करके स्कूल पहुंचती है। तो यहाँ पे इवनली आएगा, ठीक है। इवनली का मतलब है सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है, नॉट कि वो सिर्फ पैदल ही चल के स्कूल पहुंच जा रही है। इवनली वो इनको भी यूज़ करती हैं स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसमें इवनली आ जाएगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन में हमें बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर की स्पेलिंग सही है, रिप्रोड्यूस की सही है, रिवर्स की स्पेलिंग सही है, रिसेंबल की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि रिसेंबल की स्पेलिंग में ये हमारा जो बी के बाद एल आता है, ठीक है। और रिसेंबल का मतलब होता है आइडेंटिकल। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट पेपर है वो फिनिश होता है। आई होप सो आपको एक्सप्लेनेशन इजीली क्लियर हुई होगी। एंड फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रही हो तो आप भी मुझे लिख के बता सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, एंड सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।